नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप दो टूक देख रहे हैं। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। कल इसी वक्त यानी कि अब से ठीक 24 घंटे पहले कल जब हम दो टूक शुरू कर रहे थे तो पूरे देश में हर्ष का माहौल था, क्योंकि सिलक्यारा टनल में 17 दिन और 408 घंटों से जो 41 श्रमिक उसमें फंसे हुए थे, संघर्ष कर रहे थे जिंदगी और मौत के बीच, वो जंग कामयाब रही, संघर्ष सफल रहा और 41 के 41 श्रमिक जो हैं वो सुरक्षित बाहर निकाल लिए गए। और उसको लेकर के पूरे देश में लगभग जश्न का माहौल था। और आज भी देश भर से यही खबरें आ रही हैं। लगातार हम देख रहे हैं कि जो श्रमिक थे जो सुरक्षित वहां से निकले, उनके परिवारों में दीपावली मनाई जा रही है। सभी मजदूर जो हैं वो सुरक्षित हैं। और ये जो रेस्क्यू ऑपरेशन चला था, हालांकि अपने आप में बहुत दुर्गम था, बहुत मुश्किल एक अभियान था। इसमें हमने देखा कि किस तरह से लगातार मुश्किलें आती रही। कई बार उम्मीद की किरण बंधी, आशा की उम्मीद जगी और लगा कि अब शायद जो है ये अभियान सफल हो जाएगा, लेकिन कोई ना कोई अड़चन आती थी और सारी उम्मीदें ढेर हो जाती थी। लेकिन जहां पर मशीनें जब अपना काम पूरी तरह से जब नहीं कर पाई और मशीनों ने जितना काम किया, जब उसके आगे उस काम को बढ़ाने की जरूरत पड़ी तो इंसान का संकल्प, उसकी शक्ति काम आई। रैट माइनर्स आए और उसके बाद ये तमाम जो अभियान था ये सफल हो गया। और इस अभियान की सफलता, क्योंकि अब इसको 24 घंटे हो चुके हैं, तो जाहिर सी बात है पूरे देश में अब इस पर भी चर्चा है कि ऐसी दुर्घटनाएं ना हो, उसके लिए क्या किया जाए। और बड़ा स्वाभाविक है, कभी भी इस तरह की दुर्घटना होती है तो उस पर राजनीति करने से किसी को भी बचना चाहिए। एक बार रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो, उसके बाद सरकार की यह जिम्मेदारी है कि तमाम इस बात का ऑडिट करे कि यह दुर्घटना क्यों हुई और कैसे इस तरह की दुर्घटनाएं भविष्य में ना हो, उसके लिए क्या कदम उठाए जाएं। और इसको लेकर केंद्र सरकार ने, उत्तराखंड सरकार ने पहले ही इस बात का ऐलान कर दिया है कि जो तमाम टनल्स का काम उत्तराखंड में चल रहा है उसका ऑडिट किया जाएगा। उसमें सुरक्षा को लेकर क्या क्या चीज़ें, उसका ध्यान रखा जाएगा। लेकिन साथ साथ बड़ी बात यह भी है कि पूरी दुनिया में, जी हां, पूरी दुनिया में तमाम लोग भारत के इस संकल्प की सराहना कर रहे हैं। भारत ने जो संकल्प शक्ति दिखाई उसकी सराहना कर रहे हैं। और साथ साथ इस अभियान को जिस तरह से भारत ने मैनेज किया उसकी भी तारीफ हो रही है। लेकिन कुछ लोग अभी भी देश में ऐसे हैं जिनके पेट में दर्द हो रहा है। दर्द इसलिए हो रहा है, वो शायद मैं नहीं जानता, लेकिन उनको भी जरूर इस बात की खुशी होगी कि ये पूरा अभियान सफल रहा। लेकिन क्योंकि इसमें सरकार ने जो भूमिका निभाई उसके अपने आयाम है, उसकी अपनी अहमियत है। इसमें कोई दो राय नहीं कि करीब 21 एजेंसियां इस पूरे अभियान में जुटी थी। और 21 जो एजेंसियां थी उनमें कोऑर्डिनेशन का काम बड़ा इंपॉर्टेंट था। एक तरफ उत्तराखंड सरकार, तमाम एजेंसियां और जो है एनडीआरएफ और स्टेट का जो मैनेजमेंट, जो इस तरह की आपदा मैनेजमेंट का टीम थी, वो लगातार काम कर रहे थे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार इसकी जानकारी भी ले रहे थे। पल पल की जानकारी उनको मिल रही थी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री और केंद्र सरकार की ओर से जनरल वीके सिंह, जिनको जिम्मा दिया गया था कि वो निगरानी करें, प्रधानमंत्री कार्यालय के वरिष्ठ अधिकारी लगातार इसकी जानकारी ले रहे थे। इसलिए जैसे ही ये पूरा अभियान सफल हुआ, देश भर में खुशी की लहर तो थी, लेकिन साथ साथ एजेंसियों की, जो लोग इस काम में लगे थे, रैट माइनर्स की, जो रेस्क्यू ऑपरेशन में जो लोग लगे थे, उन सब की, और साथ साथ उत्तराखंड सरकार की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी तारीफ हुई, जो बड़ा स्वाभाविक है। लेकिन कुछ लोग ये कह रहे हैं कि भाई तारीफ उनकी तो ठीक है जो लगे थे, लेकिन उनको सरकार की तारीफ जो हजम नहीं हो रही है। और इससे पहले भी जब ये रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था, बीच बीच में इसको लेकर राजनीति होती रही, जो दुर्भाग्यपूर्ण है, जो नहीं होनी चाहिए। मैं फिर कह रहा हूं, जब एक बार ऑपरेशन खत्म होता है तो उसके बाद उसका ऑडिट होना चाहिए, उस पर सवाल भी उठने चाहिए। लेकिन कांग्रेस ने इस मामले में एक बार फिर से जल्दबाजी करी। जब ये पूरा ऑपरेशन चल रहा था, उस वक्त ही कांग्रेस की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश हुई। और अब जब ये रेस्क्यू ऑपरेशन कामयाब हो गया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन तमाम श्रमिकों से बात की, तब भी कुछ लोगों को ये हजम नहीं हो रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं इसको इवेंट बना दिया गया।
क्या वास्तव में ऐसा है? क्या इस देश में कुछ अच्छा हो तो देश के प्रधानमंत्री को उसका श्रेय नहीं दिया जाएगा? जब इस देश में कुछ खराब होता है, एक मैच भारत हार जाता है, उसके लिए देश के प्रधानमंत्री को जब जिम्मेदार ठहरा दिया जाता है, तो अगर देश में कुछ अच्छा होता है तो उसके लिए देश के प्रधानमंत्री की पीठ आखिर क्यों नहीं थपथपाई जानी चाहिए? दो टूक में आज हम इसी मसले पर चर्चा करेंगे, क्योंकि आज इसको लेकर तमाम तरह के रिएक्शन आ रहे हैं। इन सब रिएक्शन को भी सुनेंगे, इस डिबेट को भी आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जो श्रमिकों की बातचीत हुई, जरा उसका छोटा सा हिस्सा सुनिए। किस भावना से, किस भाव के साथ इन श्रमिकों ने प्रधानमंत्री को, रेस्क्यू ऑपरेशन में लगी टीम को, सबको धन्यवाद दिया दिल की गहराइयों से। जरा सुनिए। सबसे पहले तो मैं सभी आपके और आपके सभी साथियों को बधाई देता हूं। एक सुखरूप हम इतने संकट के बाद भी निकल पाए और मेरे लिए तो बहुत ही खुशी की बात है। मैं शब्दों में वर्णन भी नहीं कर सकता हूं, वरना कुछ भी बुरा हो जाता तो शायद मन को इतनी कैसे संभाल पाते कहना कठिन था। तो ये केदारनाथ बाबा की, बद्रीनाथ भगवान की कृपा रही कि हम सब कुशल आप लोग आए हैं और 16-17 दिन समय कम नहीं होता है। आप लोगों ने बहुत बड़ी हिम्मत दिखाई और एक दूसरे का हौसला बनाए रखा। ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि ऐसे समय यानी रेलवे के डिब्बे में भी साथ साथ चलते हैं तो कभी न कभी तो तू मैं हो जाती है, लेकिन उसके बावजूद भी आपने सारा धैर्य रखा। मैं लगातार जानकारियां लेते रहता था, मुख्यमंत्री जी से भी लगातार संपर्क में रहता था, मेरे पीएमओ के भी अफसर वहां आकर के बैठे थे, तो जानकारियां रहती थी, लेकिन चिंता तो कम होती नहीं है। जानकारियों से तो समाधान तो होता नहीं है। लेकिन मैं सचमुच में आपके माध्यम से वहाँ जितने भी हमारे श्रमिक साथी निकल करके आए हैं, सबको और उनके परिवार का पुण्य भी काम आया है, ताकि इस संकट की घड़ी से बाहर निकल करके आए हैं। आपके परिवार की तपस्या भी काम में आई है, परमात्मा के आशीर्वाद भी काम में आए हैं और 140 करोड़ देशवासियों की दुआ भी काम में आई है और कुल मिलाकर के सब इस संकट से निकल करके बाहर आए हैं। तो मेरी आप सबको बहुत शुभकामनाएं। मैंने मुख्यमंत्री जी को कहा है कि आगे अगर आप घर न जाना चाहते हैं, कोई व्यवस्था करनी है, क्योंकि मैं मेडिकल चेकअप पहले चाहता था कि कोई तकलीफ ना हो, लेकिन अब मुझे डॉक्टरों ने बताया कि साहब और सभी 41 के 41 लोग तबीयत उनकी अच्छी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आगे जैसा ही आपकी टीम चाहेगी वैसी सारी व्यवस्थाएं हमारे मुख्यमंत्री जी चिंता कर रहे हैं। तो मेरी आप सबको बहुत शुभकामनाएं हैं और आपके परिवार को भी मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई देना और आप लोग स्वस्थ रहें और इसी प्रकार एक टीम बना करके हिम्मत के साथ आगे हम बढ़ते रहें और आप भी देश के लिए एक प्रेरणा बनते रहें। प्रधानमंत्री की अब चर्चा हुई, लेकिन जैसा मैंने कहा कि इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन में जो विदेशी विशेषज्ञ आए थे, उन्होंने भी भारत की सराहना की और साथ साथ कुछ विदेशी राजनयिकों ने भी भारत की सराहना की है और इस रेस्क्यू ऑपरेशन को दरअसल कहा है ये बहुत ही कामयाब रेस्क्यू ऑपरेशन रहा। दुनिया में इस तरह के रेस्क्यू ऑपरेशन कई हुए हैं, मुश्किल ऑपरेशन रहे हैं, लेकिन अगर तुलना करें, मैं आज किसी ज़्यादा विस्तार में नहीं जाऊंगा, मैं बहुत ज़्यादा इतिहास में नहीं जाऊंगा, लेकिन कुछ ऐसे उदाहरण हमारे पास हैं जब हम देखते हैं कि भारत ने इस रेस्क्यू ऑपरेशन को अगर तुलनात्मक रूप से देखें तो कम समय में पूरा किया। हालांकि 17 दिन कम नहीं होते, इसलिए इन श्रमिकों का भी, उनका हौसला, उनका जज्बा, वो जिस संकल्प शक्ति के साथ डटे रहे, उसकी भी सराहना होनी चाहिए। नहीं तो 17 दिन में अगर आदमी हिम्मत खो देता तो शायद इस रेस्क्यू ऑपरेशन में जो तमाम एफर्ट हो रहे हैं वो सब बेकार हो जाते। लेकिन किस तरह से इसकी तारीफ हो रही है वो भी जरा सुनिए। You heard how we got success. We were calm and we knew exactly what we wanted and we worked as a wonderful team. And when I say a wonderful team, the best engineers here in India, the Army, their engineers, the best I've ever worked with, all the agencies, the federal authority, the state, all the people. It was just a joy to be a part of this successful mission, just one part.
and I've got to go to the temple because I've promised to say thank you for what's happened. Because my friends, if you haven't noticed, I think we've just witnessed a miracle. Yes, it's an immense happiness, an immense joy to know that 41 people are released, and I congratulate all the people working on this difficult task, because at the beginning we were all very sad, and we wanted this result, and this result finally come to light. लेकिन राजनेता फिर भी राजनीति करने से बाज नहीं आए और इस मसले पर कुछ लोगों के बयान अगर आप सुनेंगे तो आपको लगेगा कि दरअसल इनको तकलीफ क्या है। ये ठीक है, मैं फिर कह रहा हूँ कि ये ज़रूर मांग होनी चाहिए कि ऐसी घटनाएं रिपीट ना हो, उसके लिए सरकार को कदम उठाने चाहिए। ये घटना क्यों हुई उसकी जांच होनी चाहिए, लेकिन कुछ लोगों को तकलीफ कुछ ज़्यादा है। ज़रा सुनिए। सबसे बड़ी चिंता का सवाल ये है कि लगातार उत्तराखंड से इस तरह की खबरें आती हैं। जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, वो जो एनजीओज और एनवायरनमेंट से जुड़े हुए जितने भी एक्टिविस्ट हैं वो सवाल खड़ा करते हैं। मुझे उम्मीद है इस घटना के बाद EIA के साथ साथ इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट के तहत जो प्रोजेक्ट्स बने हैं, जो इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट हुआ है, उसके तहत जो सेफ्टी, जो सिक्योरिटी की ज़रूरत है, उस पर ध्यान सरकार देगी और समय समय पर वहाँ के जो NGOs या जो पर्यावरण के प्रति लगाव रखते हैं, उन्होंने जो जानकारी, सूचना और समय समय पर सरकार को जगाया है, उनकी बातों पे भी सरकार ख्याल रखेगी। देश की इज्जत का सवाल था, उन परिवारों के मरने और जीने का प्रश्न था, तो जितनी तमाम सरकारी मशीनरी, चाहे वो प्रदेश सरकार की हो चाहे देश सरकार की हो, लगी हुई थी, उसका हम सबको इसको लिए प्रोत्साहन करते हैं, उसकी तारीफ करते हैं और एक पूरे वर्ल्ड में मैसेज गया कि भारत अब तरक्की कर रहा है, कैसी भी दुर्घटना हो जाओ उसको संभालने की स्थिति में है। तो ये आपने बयान सुने, इस तरह के कई तरह के बयान जो हैं और कुछ लोगों ने, मैंने कहा, सेंसिबल बयान दिए, लेकिन कुछ के बयान बड़े कुछ अजीब गरीब थे। कांग्रेस के नेता प्रमोद तिवारी ने तो ये भी कह दिया कि इसमें देर हो गई, हम चांद तक पहुंच गए तो 17 दिन हमें क्यों लगे। इस तरह के तमाम बयान हैं हमारे पास, लेकिन मेरे पास अभी समय कम है, मैं सारे बयान सुनवाऊंगा नहीं, आपने ज़रूर सुने होंगे। लेकिन आज की डिबेट, आज की इस चर्चा को ज़रूर आगे बढ़ाऊँगा। मेरे साथ आज जो मेहमान हैं उनका परिचय करवा दूँ। मेरे साथ नेहा जोशी जुड़ चुकी हैं स्टूडियो में। नेहा जोशी बीजेपी की प्रवक्ता हैं। नेहा जोशी जी, मेरे साथ तहसीन पूनावाला जुड़े हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। मेरे साथ प्रेम कुमार जी जुड़े हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, पत्रकार हैं। और मेरे साथ स्टूडियो में जुड़े हुए हैं रमनीश वत्स, जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप नाम गलत चला रहे हैं, मैं अपनी टीम से कहूँगा ज़रा प्रेम कुमार जी का नाम और रजनीश वत्स जी का नाम जो है गलत चल रहा है, कृपया उसको तुरंत ठीक कीजिए। और मेरा पहला सवाल तहसीन पूनावाला जी आपसे है। तहसीन पूनावाला जी, मैं अभी सुन रहा था तो कांग्रेस के नेता कह रहे हैं 17 दिन लगे, जल्दी हो सकता था, चांद पर हम पहुंच गए। इस तरह के बयान लालू यादव कह रहे हैं। ये मोदी क्या है, मोदी की क्यों बात हो रही है? ये ठीक है कि इसमें जो तमाम एजेंसियां लगी उनका बहुत बड़ा एफर्ट है। NDRF, SDRF की तारीफ होनी चाहिए, सबको हमें सलाम करना चाहिए, मज़दूरों को सलाम करना चाहिए, रेट माइनर्स को सलाम करना चाहिए। लेकिन सवाल यह है कि इस देश का नेतृत्व कर रहे व्यक्ति को आखिर इस बात के लिए बधाई क्यों ना दी जाए, उनकी सराहना क्यों ना की जाए? अशोक जी, आपके शो में शिरकत करने का मौका मिला, इसलिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। सबसे पहले हमारी जो भी आइडियोलॉजी होगी पॉलिटिकली, हम अलग अलग भिन्न आइडियोलॉजी होगी, हम सब खुश है कि हमारे जो 41 श्रमिक है वे बाहर सफल तरीके से उनको निकाला गया। और सभी एजेंसीज़, NDRF, SDRF, वर्तमान सरकार केंद्र हो या स्टेट की सरकार हो, जितने भी लोग थे, यहाँ तक कि जो हमारे टेलीफोन डिपार्टमेंट के लोग थे, सभी को बहुत बहुत बधाई। और सभी बधाई के पात्र है, माननीय प्रधानमंत्री से लेके नीचे वो लाइन्समैन तक, वो व्यक्ति तक जिसने पानी वहाँ पर सप्लाई किया होगा, जिसने खाना सप्लाई किया होगा, वो वॉलंटियर, सभी बधाई के पात्र है। तो इसमें कोई पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। ये देश के लोग थे, इनका रेस्क्यू करना देश का कर्तव्य और ये किया गया, तो बधाई। लेकिन इसी के साथ कुछ महत्वपूर्ण सवाल उठाने बेहद ज़रूरी है। अशोक जी, आप एक बहुत जानकार पत्रकार हैं, आप जानते हैं कि ये जो प्रोजेक्ट है एक बहुत सेंसिटिव प्रोजेक्ट है, क्योंकि हिमालयन रेंज
एक इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन है। अन्य पहाड़ों की तरह हिमालय जो है एक राइजिंग माउंटेन है, राइजिंग पहाड़ है। वेस्टर्न घाट्स में ये राइजिंग पहाड़ नहीं, सह्याद्री वगैरह वगैरह। तो जो टनल्स की वहाँ पे कंस्ट्रक्शन होती है, इसका कंस्ट्रक्शन अलग होता है। सारे एसओपीज को गलत किया गया। फॉर एग्जाम्पल आपको बताओ, इन्होंने जो है टनल बोरिंग मशीन के बदले जो वर्तमान कंपनी जेसीबी और डायनामाइट का इस्तेमाल किया, जिससे ऑब्वियसली क्योंकि वेट सॉइल है ये टनल कोलैप्स होने के चांसेस बढ़ गए। दूसरी चीज़, इस तरह का जब कंस्ट्रक्शन होता है, क्योंकि भारत के पास टेक्नोलॉजी 3D मॉडल होता है, 3D मॉडल में हम सारी अच्छी चीज़ों के लिए हम उम्मीद करते हैं, लेकिन हम प्रिपेयर्ड होते सारे कोई भी घटना उसके लिए। 3D मॉडल नहीं किया गया। इसके कारण ये रेस्क्यू ऑपरेशन में इतनी सारी दिक्कतें हुई। इमरजेंसी टनल नहीं था। यहां तक कि जब सरकार ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया, आपको पता है दूरदर्शन ने इसे कवर किया, सड़क को वाइडनिंग करनी पड़ी क्योंकि हैवी मशीनरी लानी थी, चीज़ों के बारे में सोचा नहीं, इमरजेंसी टनल ही नहीं था। वेट लिक्विड सीमेंट को डाला गया जो वेस्टर्न पहाड़ में डाला गया जाता है, बिगर गर्डर्स नहीं थे। तो ये सारी चीज़ें, ये घटनाएं हुई। और इसी कंपनी के इसके पहले भी घटना हुई 2021 में 100 वर्कर्स, जब इनका मशीनरी कोलैप्स हो गया तब 100 वर्कर्स मरे। 2019 में एक टनल कोलैप्स हुआ उत्तराखंड में। तो बार बार ये घटनाएं क्यों हो रही है? सवाल ये है कि उत्तराखंड देवभूमि में इस तरह की घटनाएं नहीं होनी चाहिए। आज हम बहुत खुश हैं कि हमारे 41 श्रमिक बाहर निकले, लेकिन अगर वो टनल बन जाता उसके बाद कोलैप्स होता, कोई महिलाएं होती, कोई बुजुर्ग होते, यात्री होते, सेना के लोग होते, ये लोग हैं, वो अगर जीवित नहीं निकलते और से बड़ी दुर्घटना होती। तो मुझे ये लगता है कि हमें इसकी ऑडिट, सिर्फ ऑडिट नहीं, जो शॉर्टकट्स ले गए उसके लिए जो जिम्मेदार है, अगर सरकार को क्रेडिट मिलती है इनको बचाने के लिए तो मिलनी चाहिए, तो फिर वही सरकार को ब्लेम भी मिलना चाहिए इस तरह के कंस्ट्रक्शन का। तो मुझे लगता है इस पे एक मैच्योर अगर टॉपिक हो, डिस्कशन हो, तो मुझे लगता है इससे देश का भला होगा। बिल्कुल बिल्कुल, हम इस पे मैच्योर डिस्कशन करने की कोशिश करेंगे, इसलिए मैंने आपको रोका भी नहीं। आपने जो सवाल उठाए वो आपके सवाल, उसमें कुछ गलत मैं नहीं देखता। जाहिर सी बात है अगर कहीं कुछ चूक हुई है, हालांकि सरकार पहले ही इसका कह चुकी है कि सबका ऑडिट किया जाएगा, लेकिन मैं दूसरे सवालों पर आपने जो बात उठाई वो इंपॉर्टेंट है। इसलिए नेहा जोशी, सवाल है कि क्या ये चूक हुई हैं, ये जो अभी तहसीन पूनावाला बता रहे हैं, वो कुछ तो चीज़ें हैं जो गड़बड़ दिख रही हैं, चाहे वो कंपनी के स्तर पर हुई हों या बाकी स्तर पर हुई हों। अगर हम सरकार को इस बात का श्रेय दे रहे हैं, और सरकार को श्रेय मिलना भी चाहिए, प्रधानमंत्री को भी मिलना चाहिए कि बड़ी कामयाबी से 41 श्रमिकों को बचा लिया गया, तो ये एक दुर्घटना क्यों हुई, इसकी जिम्मेदारी भी तो तय होनी चाहिए। धन्यवाद अशोक जी, सभी को नमस्कार। अशोक जी, पहले तो मैं कहूँगी कि जिस विनम्रता से और जिस तार्किक तरीके से तहसीन जी ने अभी ये कुछ सवाल हमारे सामने रखे हैं, मैंने किसी कांग्रेस प्रवक्ता को ये करते हुए नहीं देखा। और पिछले 18 दिन से हम लगातार इस इशू पर बात कर रहे हैं, आप भी कई बार इस पर बात कर चुके हैं। आप जो यहाँ पर आज विषय उठा रहे थे वो ये था कि जब ऐसा कोई ऑपरेशन होता है, और ये ऐतिहासिक था, इससे पहले इतने लंबे समय तक कोई रेस्क्यू ऑपरेशन चला हो और कोई हताहत ना हुआ हो। बाबा केदार के आशीर्वाद से एक भी हमारा जो श्रमिक भाई था, उनको जान की तो हानि नहीं हुई, बल्कि वो दोनों पैरों से चलकर बाहर निकल रहे खरोच, मतलब इस तरह का कह सकते हैं कि नहीं आई। बिल्कुल, उनका जब मेडिकल असेसमेंट हुआ, वो साइकोलॉजिकली, मेडिकली वो फिट पाए गए। ये अपने आप में मतलब एक चमत्कार से कम नहीं है, जैसे आर्नल्ड हिक्स अभी बोल रहे थे। जहां तक सवाल है कि क्या चूक रह गई, देखिए जब पिछले 17-18 दिन में सरकार का काम था, हर वो एजेंसी जो इस रेस्क्यू ऑपरेशन में लगी हुई थी, उनकी प्रायोरिटी, उनका काम था उन 41 जिंदगियों को बाहर लाना। हर एक श्रमिक जो वहां था, आज उनके रिश्तेदारों के, उनके घर वालों के वीडियोस हम कई चैनल्स पर देख रहे हैं, हर एक व्यक्ति टकटकी लगाए बैठा हुआ था। हमारे उत्तरकाशी के सारे लोकल जो हमारे साथी थे, जो वहां उनको चाय पिला रहे थे, कोई उनके रिश्तेदारों को, कोई उनका ध्यान रख रहा था, मीडिया के हमारे साथी जो पहुंच रहे थे उनका साथ दे रहे थे, हर व्यक्ति इस इंतजार में था कि सब सकुशल बाहर आए। अब बात आती है कि ये हादसा क्यों हुआ। जब भी इस प्रकार का कोई आपदा, मैं कहूंगी, उत्तराखंड में आती है, तो एक बड़ी लॉबी सक्रिय हो जाती है जो कहती है कि देखिए उत्तराखंड यंग माउंटेन्स हैं, जो कि हैं, इसलिए यहां पर इस तरीके के बड़े प्रोजेक्ट्स नहीं होने चाहिए। अशोक जी, जिस तरीके से चिनूक हेलीकॉप्टर को हम चिन्याली सौंड में उतार पाए, सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट हैदराबाद से, दिल्ली से, बड़े बड़े शहरों से हम वहां तक, सिलक्यारा तक पहुंचा पाए, वो इस कारण हुआ क्योंकि आज उत्तराखंड के पास चौड़ी सड़कें हैं, 4 लेन रोड्स हैं, ऑल वेदर रोड्स हैं। आप एक दशक पहले अगर इसी उत्तराखंड में जाते, और आप तो बहुत
घूमे हैं उत्तराखंड के अंदर, आपने प्रवास किया है, आप नहीं जा सकते थे, आप ये मशीनरी नहीं पहुंचा सकते थे। तो जब भी एक ब्लैंकेट स्टेटमेंट दे दिया जाता है ना कि इकोलॉजी वर्सेस डेवलपमेंट, ये इतना सिंपल नहीं है, इतना ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है। उत्तराखंड के लिए लाइफलाइन है ये सड़कें, इसीलिए इनका बनना अत्यंत आवश्यक है। इसमें सुरक्षा के क्या नियम फॉलो होनी चाहिए? जब इतनी लंबी टनल्स, आपने देखा होगा जो हमारी ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे लाइन बन रही है, कई किलोमीटर लंबी वहां टनल बनी, कोई हादसा नहीं हुआ, ईश्वर की कृपा से सब कुछ अच्छा चल रहा है। लेकिन अब जब ये हादसा हुआ और अब इसकी तह तक भी जाया जाएगा, गडकरी जी ने इस पर बयान दिया है कि केवल उत्तराखंड ही नहीं बल्कि पूरे भारत में जहां पर भी कोई भी सुरंग बन रही है उसमें उनका एक असेसमेंट किया जाए, एक ऑडिट कराया जाए, एस्केप चैनल्स किस किस टनल में रिक्वायर्ड हैं, इसकी चिंता की जाए। और उत्तराखंड के अंदर हमारे मुख्यमंत्री ने इसकी विशेष चिंता की है। तो अब आगे की जो कार्रवाई है, अब ये जिंदगियां हम बचा चुके हैं, आगे हमें ये सुनिश्चित करना है कि ऐसे हादसे, जिनको हम कई बार मैन मेड हादसे भी कहते हैं, ऐसे हादसे आगे फ्यूचर में ना हो, इसकी चिंता हम करेंगे। लेकिन अशोक जी, मैं बहुत ही विनम्रता से मेरे विपक्ष के साथियों से ये कहना चाहूंगी कि जब आप उल जलूल स्टेटमेंट देते हैं, कहते हैं कि अब देखिए वहां साहिब के लिए रेड कार्पेट बिछाया जा रहा है, शायद कोई क्रेडिट लेने के आने वाले, देखिए मोदी जी ने कभी नहीं कहा कि मुझे क्रेडिट दो, वो एनडीएमए के मुखिया हैं एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री। लेकिन वो वहां नहीं गए क्योंकि डिजास्टर जोन में वीआईपी जाता है तो उसकी आव भगत में सब लोग लग जाते हैं, ह्यूमन नेचर है। लेकिन पल पल की खबर हमारे देश के प्रधानमंत्री उस जगह की ले रहे थे, मुख्यमंत्री वहां जाके उन्होंने कैंप किया, एक एक विषय को खुद देख रहे थे, ये उनका काम है, उन्होंने बखूबी किया। उन्होंने नहीं कहा कि हमें क्रेडिट दो, क्रेडिट नहीं दे सकते, ठीक है, आपकी अपनी मजबूरियां हैं। कम से कम हजारों लोग जो इस ऑपरेशन में इन्वॉल्व थे, कई सौ लोग ऑन ग्राउंड और उससे भी ज्यादा जो बैकग्राउंड में देख रहे थे, उनके काम को डिस्क्रेडिट मत कीजिए। बस हाथ जोड़ के मैं तो आपसे बस यही प्रार्थना। मैं जो आप जो बात करी है, मैं उस विषय पर जरूर आऊंगा, इस विषय को आगे बढ़ाऊंगा। लेकिन तहसीन ने जो सवाल उठाया उनमें से कुछ सवालों पे मैं चाहूंगा कि जरूर क्या आपको लगता है कि ये ठीक है, इसको मैं लार्जर पैमाने पर आप जाएंगे तो डेवलपमेंट वर्सेस इकोलॉजी एक लंबी बहस है और वो बहस, उसमें कोई दौराय नहीं, ऐसी बहस भी होनी चाहिए समय समय पर। लेकिन क्या आपको लग रहा है कि शुरुआती फौरी तौर पर ये यहाँ पर जो कंपनी जो काम कर रही थी, क्या उसमें कुछ चूक हुई? क्या जो वो तहसीन कह रहे हैं कि भाई कई चीज़ें, जैसे एक इमरजेंसी रेस्क्यू, बाहर निकलने का रास्ता नहीं था, या वहाँ पर पूरी तरह से सड़कें पूरी नहीं हुई थी, क्या इस तरह की चूक आपको लगता हुई थी जिनकी जांच होनी ज़रूरी है? और डर ये है कि कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि ये जो रेस्क्यू ऑपरेशन कामयाब हो गया, इसकी कामयाबी की उसमें जो है ये सब चीज़ें कहीं दब ना जाए, चुप ना जाए, ये आशंका कुछ लोगों को हो सकती है? नहीं, बिल्कुल जाँच का ये विषय है, इसमें तो कोई दौराहे नहीं है। बल्कि मुझे याद है हमारे एक पत्रकार साथी ने जब गडकरी जी वहां गए थे सिलक्यारा, तो उनसे बिल्कुल दो टूक सवाल भी ये पूछा था कि 3 किलोमीटर से ज़्यादा की अगर सुरंग होती है तो शायद कुछ ऐसा मैंडेट है कि एस्केप चैनल होना चाहिए, वो क्यों नहीं बना? और गडकरी जी ने उतनी ही विनम्रता से और सीधा उनको जवाब भी दिया था कि भारत में जितनी अभी तक टनल बनी है, चुनिंदा टनल ही है जिसमें एस्केप चैनल बना है। अब जब सारी टनल्स का ऑडिट होने जा रहा है तो इस बारे में, जबकि जैसे अटल टनल बनी है इतनी बड़ी, वो भी हिमालयन रीजन में है, नॉर्थ ईस्ट में हमारे बहुत बड़ी टनल्स का निर्माण हो रहा है। हमारे उत्तराखंड में ही जो आप ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन जिसकी मैं बात कर रही थी, वहां लंबी टनल्स बनी है। तो चर्चा का विषय है, जांच का विषय, इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं है। अशोक जी, पहले दिन से हमारे गडकरी जी, जो कि जाने जाते हैं इस बात के लिए कि सेफ्टी फर्स्ट, हमारे मुख्यमंत्री जी, उन्होंने कभी भी ये नहीं कहा कि नहीं सब कुछ अच्छा हो रहा था इसलिए हो गया। उन्होंने हमेशा कहा कि एक बार ये लोग सब बाहर आ जाएं, उसके बाद हम इन सब विषयों पर बात करेंगे, क्योंकि हाँ, उत्तराखंडियों के जान की बात है। आप देखिए कि अगर कोई हादसा होता है तो सबसे पहले किसकी आफत आएगी? हमारी। तो इसीलिए मुझे लगता है कि ये सारी बातें होंगी, लेकिन जब हम सवाल उठाते हैं तो हमारी एजेंसी इस पर सवाल उठा रही। बल्कि मैं कहूंगी कि जब मैं ये ट्वीट्स देख रही थी ना कांग्रेसी नेताओं के, अशोक जी, तो कहीं ना कहीं एक दिल बैठ रहा था और ऐसा लग रहा था कि ये चाहते नहीं क्या कि ऐसा कुछ हो जाए। कोई कह रहा है कि प्रधानमंत्री जी वहां नहीं गए, प्रधानमंत्री जी अगर वहां चले जाते तो कहते कि देखिए ये क्रेडिट लेने के लिए पहुंच गए। कोई कह रहा है पुष्कर सिंह धामी जी को वहां नहीं जाना चाहिए था, उनके जाने से वहां कार्यों में बाधा आ रही थी, वीआईपी प्रोटोकॉल। कोई कह रहा था कि उनको पहुंच जाना चाहिए। वो डैम्ड इफ यू डू डैम्ड इफ यू डोंट वाली जो सिचुएशन होती है। लेकिन एक बड़ा मुद्दा जो है
कि जो हमारे उत्तराखंड में जो भी निर्माण कार्य हो रहे हैं जो उत्तराखंडियों के हित में हैं और होने चाहिए, लेकिन उतनी इम्पोर्टेंट है कि वो सुरक्षित हो और आगे आने वाले ऐसे हादसे ना हो, इसकी चिंता उत्तराखंड की और केंद्र सरकार दोनों कर। ठीक है, ये चिंता होनी चाहिए और ये चिंता है। सरकार ने भी बड़ी संवेदनशीलता दिखाई है, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि सवाल यह है कि ऐसे मुद्दों पर राजनीति जब तक रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा हो, कम से कम तब तक तो ना करें। राजनीति जरूर नेता करते हैं, लेकिन तब तक तो रुकना चाहिए। दुर्भाग्य की बात है कि यहां पर जब रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था तभी राजनीति शुरू हो गई थी। क्यों? क्या इससे बचा नहीं जा सकता था? क्यों ऐसा बार बार होता है? आऊंगा इस पर इस सवाल के बाद, इस ब्रेक के बाद। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। मोदी सरकार की गारंटी, हर गरीब का मुफ्त इलाज। 55 करोड़ लोगों को दी हर साल 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की निश्चिंतता। हमारा संकल्प, विकसित भारत। हो बिजनेस बढ़ाना, गुड़िया को पढ़ाना या मिसेस के साथ वेकेशन, लो मुथूट फाइनेंस गोल्ड लोन, भरोसा इंडिया का। मुथूट फाइनेंस भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212। पेमेंट फेल। लेकिन पैसे तो कट गए, गई मेरी मेहनत की कमाई। हो जाएगी भरपाई, चिंता मत कर मेरे भाई। अगर डिजिटल ट्रांजैक्शन फेल हो जाए और अकाउंट से पैसे कट जाए तो बैंक समय से पैसे लौटा देगा, वरना कॉम्पनसेशन का है प्रावधान। नहीं तो आरबीआई के ओम्बुड्समैन को शिकायत करें आप। या बिल, मेरी फीस। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। आशुतोष वर्मा, म्यूचुअल फंड्स डिस्ट्रीब्यूट। अरे सर जी, म्यूचुअल फंड वाले खुद ही कहते रहते हैं डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर लो। सारे डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपका कौन पूछेगा? हम यहाँ क्यों बैठे हैं? गड्डी सीखने के लिए? सर जी, म्यूचुअल फंड्स का भी सेम फंडा है। शुरुआत में किसी ना किसी को तो म्यूचुअल फंड्स की सारी जानकारी देनी होगी ना। मैंने भी शुरुआत करनी। आप भी मेरे तरह म्यूचुअल फंड्स डिस्ट्रीब्यूटर बन सकते हैं। जानिए कैसे mfdkareshuru.com पर। तो करें शुरू। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। नए भारत को और सशक्त करने में अपना योगदान दें, अपनी भागीदारी निभाएं। अगर आप कोई चैरिटेबल संस्था, ट्रस्ट, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन या मेडिकल इंस्टीट्यूशन है तो ITR 7 ई फाइल करने की तिथि बढ़ा दी गई है। अपना ITR 7 30 नवंबर 2023 तक अवश्य ई फाइल करें। अधिक जानकारी के लिए जाएं incometax.gov.in पर। प्रत्येक आयकर दाता एक राष्ट्र निर्माता। दादी, आज भी आपकी चाय की दुकान बंद थी? 1 महीने से बीमार हूँ, काम बंद और इलाज का खर्चा अलग। आयुष्मान कार्ड नहीं बनवाया? नाम सुना है, कहाँ बनवाना है, कैसे बनवाना है, इस उम्र में भाग दौड़। कार्ड अभी बन जाएगा। आयुष्मान ऐप पर जाकर अपना या परिवार के सदस्य का नाम लाभार्थी सूची में ढूंढें। आधार, OTP या फेस ऑथ द्वारा ऑथेंटिकेट करें। डिटेल्स भरें। अब मोबाइल से फोटो खींचकर अपलोड करें। बन गया। अब ठीक होकर अपने हाथ की चाय पिला दो। और एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है। 5 लाख तक के मुफ्त उपचार की गारंटी, स्वास्थ्य का वरदान आयुष्मान। अब क्या देख रहे हो पापा? तुम कहते हो ना कि स्टॉक मार्केट में बहुत सोच समझकर इन्वेस्ट करना चाहिए, बस थोड़ा सा ज्ञान ले रहा हूँ। किससे? हर एक स्टॉक्स एक्सपर्ट है, मस्त एजुकेशनल वीडियोस बनाता है और अच्छी इन्वेस्टमेंट की टिप्स भी देता है। पापा, इन वीडियोस पे ना जाएं, अपना रिसर्च खुद करें या सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से संपर्क करें। एजुकेशन के नाम पर कुछ इन्फ्लुएंसर्स अक्सर इन्वेस्टर को मिसगाइड करते हैं, नुकसान आपका होगा। सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। अनबिलीवेबल।
दो टूक आप देख रहे हैं, दो टूक में हम चर्चा कर रहे हैं आज जो है सिलक्यारा जो टनल हादसा था, उस हादसे के बाद जो सफल रेस्क्यू ऑपरेशन हुआ, उस रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद सफल रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद अब वक्त है जो कुछ कमियां रही, चूक रही, उस पर बात हो, जरूर बात होनी चाहिए। और अब नहीं होगी तो कब होगी? लेकिन सवाल यह है, जब ये रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था उस वक्त से ही राजनीति इस पर क्यों शुरू हुई? दूसरा सवाल यह भी है कि आखिर क्यों, जब इसका श्रेय कुछ लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, या देश जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके नेतृत्व की सराहना कर रहा है, तो विपक्ष के कुछ नेताओं को परेशानी हो रही है। इसी पर चर्चा कर रहे हैं। चार मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। नेहा जोशी बीजेपी से, तहसीन पूनावाला राजनीतिक विश्लेषक हैं, मेरे प्रेम कुमार जी जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, और साथ साथ रमनीश वत्स राजनीतिक विश्लेषक हैं। तहसीन पूनावाला, मैं प्रेम जी आपके पास हूँ। उससे तहसीन पूनावाला, जब ये पूरा ऑपरेशन चल रहा था, ये ठीक वक्त है कि ये, मुझे लगता है अब ये इन सब पे चर्चा होनी चाहिए जो सवाल आपने उठाए, लेकिन जब ये पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था उस वक्त कुछ लोग जो राजनीति कर रहे थे, कांग्रेस के ट्विटर हैंडल से कुछ ट्वीट किए जा रहे थे, क्या आपको लगता है कि ये इतना सब कुछ होने के बाद भी कांग्रेस सुधरने के लिए तैयार नहीं है? हमने कोरोना के समय में देखा किस तरह से वैक्सीन को लेकर के दुष्प्रचार किया गया, वैक्सीन को लेकर के प्रधानमंत्री को, सरकार को निशाना बनाया गया, दुनिया ने भारत की तारीफ की। यहाँ पर भी इसी तरह से कुछ इस वक्त हो रहा है, किस तरह से इस वक्त प्रधानमंत्री को निशाना बनाया गया, पहले भी और अब भी। क्या इससे बचा नहीं जा सकता था? तो सवाल को मैं दो भाग में इसका मैं उत्तर दूंगा। एक कि मुझे नहीं लगता कि हमें व्यक्तिगत हमले करना चाहिए प्रधानमंत्री जी पर, क्योंकि उससे बाकी चीज़ें छोड़ दीजिए, आपको राजनीतिक लाभ भी नहीं मिलेगा, तो उसका मतलब कि आप क्यों करोगे? तो एक तो हर पॉलिटिकल पार्टी राजनीतिक लाभ के लिए कुछ करती है, तो वो मिलेगा ही नहीं, तो अब करना नहीं चाहिए। एक पहली बात, बहुत मैं सरल शब्दों में कह रहा हूँ, लेकिन सवाल उठाना ज़रूरी था, चाहे वो कोविड के समय था जहाँ पे मुझे लगता है कि केंद्र की सरकार ने अपना रोल नहीं निभाया, या इस वक्त इस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पर, या उत्तराखंड में जो हो रहा है, जोटी मत आज हम देख रहे हैं सिंक हो रहा है, अन्य चीज़ें हैं, हिमालयन स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होना चाहिए। तो लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं विपक्ष को भी ये सीखना चाहिए कि किस तरह से सवाल उठाए जाए। अगर आप सवाल ऐसे उठाओगे कि प्रधानमंत्री तेजस में गए तो तेजस क्रैश हो जाए, तो मुझे लगता है उससे देश का सेंटिमेंट आपके खिलाफ जाएगा। मैं चाहता हूं कि भाजपा हारे, मैं चाहता हूं कि विपक्ष जीते, लेकिन आपको लोग क्यों वोट करेंगे अगर आप कहोगे तेजस क्रैश हो जाए? तो कहीं ना कहीं कॉमन सेंस के साथ, सरल तरीके से, विनम्रता से अगर आप सवाल पूछोगे, मुझे लगता है लोकतंत्र में इस तरह की बातें होनी चाहिए। तो विपक्ष को भी सुधरना चाहिए और सरकार को भी विपक्ष को ज्यादा इन्वॉल्व करते हैं हर चीज के अंदर, विपक्ष को साथ में लेकर चलना चाहिए। मुझे लगता है ये लोकतंत्र का एसेंस है। लेकिन सवाल है, मेरे हाथ में एक कांग्रेस का ट्वीट है, जिस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था उस वक्त कांग्रेस ने ट्वीट किया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर सीधा टारगेट किया कि कुछ कैमरे वगैरह लगवाएं तो साहिब के दर्शन हो जाएं। आपको लगता है कि ये अपने आप में बैड टेस्ट था, और इसके लिए जितनी भर्त्सना की जाए उतनी कम होगी? जिस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था, देश ये उम्मीद कर रहा था कि अब जो हैं ये 41 श्रमिक सुरक्षित निकलेंगे, उस वक्त कांग्रेस इस तरह की ओछी राजनीति कर रही थी। मुझे ये ट्वीट को लेकर आपत्ति जरूर थी, क्योंकि प्रधानमंत्री वहाँ जा ही नहीं सकते थे। जैसे नेहा ने बताया कि एक वो उनको एसपीजी है, वहाँ पे अगर वो जाते तो वीआईपी अरेंजमेंट्स करने पड़ते और जाहिर सी बातें करने पड़ते, तो वो बाहर रहे, वो फोन पे बात कर रहे थे। प्रधानमंत्री को एक्ट में है ये बाकायदा कि इस तरीके का मूवमेंट नहीं होना चाहिए डिजास्टर साइट पर। तो मुझे लगता है, और वहाँ पे वीके सिंह जी थे, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री थे, तो वो लोग ज़रूरी थे, वो वहाँ पर कैंप कर रहे थे, लेकिन प्रधानमंत्री जी को नहीं जाना चाहिए था। लेकिन कांग्रेस अगर ये सवाल उठाती कि प्रधानमंत्री जी क्यों कैंपेनिंग कर रहे थे बजाय इसके, उससे अच्छा ज्यादा ये भी राहुल गांधी ने उठाया। लेकिन राहुल गांधी ने उठाया कि प्रधानमंत्री कैंपेन कर रहे हैं, वो कैंपेन उनका मजदूरों की सुध नहीं ले रहे। अगर वो सवाल उठाती, उसको जोड़ते कि मणिपुर तब कैंपेनिंग कर रहे थे, तो मुझे लगता है देश भी उसको एक्सेप्ट करता। ये जो है, मुझे लगता है एक लाइन क्रॉस कर रहा है। तो हमें सवाल उठाने चाहिए, लेकिन सवाल एक डिसेंसी के दायरे में उठाने चाहिए। तहसीन भाई, कांग्रेस सवाल तब उठाती जब राहुल गांधी जी सब कुछ छोड़कर वहां बैठे होते ना टनल के मुहाने पे। राजनीति नहीं, सुनिए ना, राजनीति जो व्यक्ति कर रहा है वो अपनी राजनीतिक जिम्मेदारियां निभा रहा था। देश का प्रधानमंत्री होते हुए वो प्रधानमंत्री की जिम्मेदारियां भी सारी निभा रहे थे। उनके प्रमुख सचिव वहां पर मिश्रा जी पहुंचे हुए थे, उनके पूर्व प्रमुख सचिव भास्कर खुलबे जी जो उत्तराखंड सरकार के मुख्य सलाहकार हैं वो वहां पर थे, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री वहां पर थे, उत्तराखंड का पूरा तंत्र वहां पर था। तो मॉनिटरिंग पूरी हो रही थी। अब देश में
कहीं भी कुछ भी होगा प्रधानमंत्री उसकी मॉनिटरिंग करेंगे, वो खुद जाके वहां खड़े नहीं हो जाएंगे। और मुझे लगता है कि बहुत ही अपरिपक्व ये सवाल होता है कि वो वहां कैंपेन कर रहे थे तो कांग्रेस ने क्या अपना पूरा कैंपेन सस्पेंड कर दिया? मैं एक लाइन लेकिन इसमें दिक्कत ये आती है कि आज सारा देश का फोकस उत्तराखंड पे राइटली था, तो इस तरह का इंपॉर्टेंस मिला। वरना अगर आप मणिपुर क्या गुजरात देख लें, 2022 में 8 ब्रिजेस कोलैप्स हुए गुजरात के अंदर। जो मोरबी ब्रिज कोलैप्स हुआ, कितने लोग वहां पर गुजर गए, आज भी अजंता का मालिक पकड़ा नहीं गया है। तो ये सवाल उठाने बेहद जरूरी है लोकतंत्र में। तो जो प्रधानमंत्री जी का होम स्टेट है, 8 ब्रिजेस वहां पर कोलैप्स हुए, वहां पर क्या हुआ है? नहीं, पर आपके कांग्रेस के नेता तो कह रहे हैं कि मीडिया अटेंशन ही नहीं था। सुप्रिया श्रीनेत की ट्वीट, अशोक जी अगर आपके पास होगी तो प्लीज दर्शकों को जरूर दिखाइएगा। वो कह रही हैं कि मीडिया भी तब आया जब चुनाव हो गए, तब वो बैंड बाजा बजाते हुए वहां आए, नहीं तो वो भी व्यस्त। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं कांग्रेस के ऐसे ही नेताओं, कांग्रेस पार्टी थी जिसको मैं कांग्रेस के ऐसे ही नेताओं, प्रवक्ताओं और साथ साथ ऐसे सोच वाले जो मीडिया विभाग में बैठे लोग हैं, मैं उन्हीं की सोच पे सवाल उठा रहा हूं। मैं फिर कह रहा हूं, मुझे कोई एतराज नहीं, आज बिल्कुल ये बात होनी चाहिए, ऑडिट होना चाहिए, ये देखना चाहिए कहां चूक हुई। लेकिन इस तरह के जब रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा हो, आप कहें कि हाँ प्रचार क्यों कर रहे हैं, आप कहें कि प्रधानमंत्री को झंडी दिखाने का इंतजार कर रहे हैं। प्रेम कुमार जी, क्या आपको लगता है कि कांग्रेस के मीडिया विभाग में बैठे कुछ लोग ऐसे हैं जो कांग्रेस को डुबाने पर तुले हैं? तहसीन पूनावाला तक भी ये कह रहे हैं कि इस तरह के ट्वीट नहीं किए जाने चाहिए, लेकिन ये पहला मौका नहीं है और आखिरी मौका नहीं है। बार बार इस तरह के ट्वीट किए जाते हैं क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से एक जो नफरत भरी हुई है उनके मन में, उस नफरत के चलते वो इस तरह के नफरती ट्वीट करते हैं। देखिए अशोक जी, आपने अपनी चर्चा के दौरान कहा कांग्रेस सुधरेगी कब, ऐसा कहा, तो इसका दूसरा मतलब होता है कांग्रेस बिगड़ी हुई है। जब आप ये अज्यूम करके चल रहे हैं कि कांग्रेस बिगड़ी हुई है, तब ये क्यों एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं कि ये ट्वीट क्यों हो गया और वो ट्वीट क्यों हो गया? मैं ये कह रहा हूं कि ये अजम्पशन लेकर चलना कि कांग्रेस बिगड़ी हुई है, ये अपने आप में सही सोच नहीं है। हम डे टू डे बेसिस पर 17 दिन तक चला, डे टू डे बेसिस पर उसका जो होना चाहिए मूल्यांकन, जो आवाज उठनी चाहिए, जो उसको 31 मजदूरों का रेस्क्यू होना जितनी बड़ी खबर है, उससे छोटी खबर उसका फंसना नहीं था। इस बात को समझिए, 31 मजदूरों का फंसना भी उतनी ही बड़ी खबर थी जितनी बड़ी उसका रेस्क्यू होना है। लेकिन दिवाली का दिन था, दिवाली का सबसे पहला सवाल यही होना चाहिए था कि दिवाली में ये मजदूर काम क्यों कर रहे थे। वो नवयुग कंपनी जिसमें अगस्त में ही दुर्घटना हुई थी ना, अगस्त में 20 से ज्यादा मजदूर मारे गए थे महाराष्ट्र में। प्रधानमंत्री जी ने वहां कंडोलेंस भी दिया था, वो है। लेकिन वही कंपनी फिर यहाँ एक दुर्घटना में दिवाली के दिन मजदूरों से काम करा रही, किसी ने सवाल नहीं उठाया। और क्षमा कीजिए, मीडिया नहीं मौजूद था दिवाली के दिन, वहां उस खबर को कवर नहीं कर रहा था, अगले दिन भी कवर नहीं कर रहा था। क्यों? क्योंकि ये गरीब थे, मजदूर थे। नहीं, ये नहीं। प्रेम जी, आपका ये कहना गलत है। सुनिए प्रेम जी, आपने जो सवाल जो उठाया, जब मैं खामोश रहा, मुझे मालूम है वो सवाल इंपॉर्टेंट है, लेकिन जब आप कह रहे हैं कि दुर्घटना होने के बाद भी मीडिया नहीं गया, ये आपका बिल्कुल गलत आरोप है। दुर्घटना होते ही मीडिया वहां था। हाँ, ये डे टू डे 17 दिन बीता है। मैं और आपको एक उदाहरण बताता हूं। 17 नवंबर को वो मशीन, ऑगर मशीन खराब होती है और इंदौर से आने का इंतजार होता है। 17 नवंबर से लेके 21 नवंबर तक कोई रेस्क्यू वर्क नहीं होता है, शून्य होता है, शून्य। इस पर सवाल उठे क्या? उस समय सवाल नहीं, हम लोगों ने नहीं उठाया, मैंने भी नहीं उठाया कि चलो अभी ये समय नहीं है उठाने का। लेकिन आज उठने चाहिए कि नहीं? 17 नवंबर से 21 नवंबर के बीच वर्ल्ड कप मैच भी था, उससे 2 दिन पहले आप कह रहे हैं, एक मिनट, आप कह रहे हैं कि जब वर्ल्ड कप मैच देख रहे थे और रेस्क्यू ऑपरेशन नहीं चल रहा था, इसका क्या प्रूफ है आपके पास? क्या प्रूफ है प्रेम जी आपका इसके जो आप कह रहे हैं? मेरी जितनी जानकारी है सर, एक मिनट, मेरी जितनी जानकारी है, आपका यह आरोप भी बिल्कुल गलत है। ऐसा नहीं है कि देश वर्ल्ड कप देख रहा था और रेस्क्यू ऑपरेशन पर कोई बात नहीं हो रही थी। तथ्यों पर आधारित है। मैं तथ्यों पर बात कर रहा हूं सर। प्रेम जी, मुझे एक प्रमाण दीजिए कि उस समय रेस्क्यू ऑपरेशन था। अगर मशीन टूटी थी, उसके ब्लेड टूटे थे, लेकिन उसको रिप्लेस करने का और उसका ऑल्टरनेट निकालने का वो सब चीजें हो रही थी। आप ये कह रहे हैं कि 17 से 21 तक
कोई काम ही नहीं हुआ। अशोक जी 21 तारीख को पहली बार हमारे जो श्रमिक भाई थे कर रहे हैं आपके इस आरोप पर। नेहा जी 17 से 21 तक वो कह रहे हैं काम नहीं हुआ। कभी कभी ना हम किसी से नफरत करते हुए हम इतने अंधे हो जाते हैं कि हम देश का विरोध करने लगते हैं। आप सुनिए एक मिनट मेरी बात। 21 तारीख को अशोक जी पूरे देश ने देखा कि पहली बार हम उन श्रमिक भाइयों से बात कर पाए। कैमरा वहां पे इन हुआ था। अशोक जी 21 तारीख को एक मिनट नेहा जी रुकिए, प्रेम जी आप भी रुकिए एक मिनट। देखिए मेरा जो अभी मैं जो बात कर रहा हूं प्रेम जी, वो काउंटर किस बात पे हो रहा है? आपने कहा 17 से 21 तक कोई रेस्क्यू ऑपरेशन नहीं चल रहा था, पूरा देश वर्ल्ड कप देख रहा था। मुझे लगता है कि इससे ज्यादा असंवेदनशील, इससे ज्यादा घटिया आरोप नहीं हो सकता, क्योंकि अगर आपका ये आरोप सही है, सुनिए, नहीं प्रेम जी सुनिए, मेरी बात पूरी होने दीजिए, एक मिनट प्रेम जी मेरी बात पूरी होने दीजिए, प्रेम जी मेरी बात पूरी होने दीजिए। मैं आपके पास आ रहा हूं। आपका ये आरोप आप दोहरा रहे हैं क्या? आप कह रहे हैं 17 से 21 तक कोई रेस्क्यू ऑपरेशन नहीं हुआ, पूरा देश वर्ल्ड कप देख रहा था, आपने यही कहा अभी। अब बोलने दीजिए मुझे। हाँ बोलिए। 17 नवंबर को वो मशीन खराब हुई और उसके बाद 21 नवंबर को वो रिज्यूम हुआ, वो भी लेट नाइट में 21 नवंबर। इस दौरान क्या रेस्क्यू कार्य हुए? नहीं हुआ। और इस दौरान इसलिए ओके सुनिए एक मिनट, अब सुनिए नेहा जी रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, आपने अभी जो कहा और आपने पहले जो कहा दोनों में फर्क है। मैं फिर कह रहा हूं ऐसे संवेदनशील मसलों में हम किन शब्दों का प्रयोग करते हैं बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपने अभी तक जो कहा 17 से 21 तक देश मैच देख रहा था, वर्ल्ड कप देख रहा था, 17 से 21 तक कुछ नहीं हो रहा था। ये आरोप बिल्कुल गलत है, झूठा है, बेबुनियाद है। नेहा जी रिस्पॉन्ड कीजिए। और अशोक जी ये आरोप ये मोदी जी पर या धामी जी पर या सरकार पर नहीं लगा रहे हैं। जब प्रेम कुमार जी इतना असंवेदनशील स्टेटमेंट देते हैं तो वो उन सैकड़ों लोग जो इस रेस्क्यू ऑपरेशन में दिन रात लगे हुए थे, आप जानते हैं कोई भी रेस्क्यू ऑपरेशन रिस्की होता है अशोक जी। उस टनल में अगर आपको और मुझे भेजा जाए तो हो सकता है हमें अपने घर वालों की याद आ जाए कि इसमें जाना रिस्क हो सकता है, लेकिन दिन रात अगर वहां पर कुछ लोग काम कर रहे थे, चाहे वो अफसर हो, चाहे वो इंजीनियर हो, चाहे वो मजदूर हो, तो आप उन सबके काम को डिस्क्रेडिट कर रहे हैं। 16 नवंबर को NHSIDCL ने एडवांस्ड ऑगर मशीन वहां पर इंस्टॉल करी थी। 21 नवंबर को आप सुनना नहीं चाहते हैं। प्रेम जी आपको लगता है आप आवाज ऊंचा कर देंगे? आप जब सवाल उठाएंगे तो सवाल नहीं, आप जब सवाल नहीं, जब आप सवाल उठाएंगे तो सवाल का जवाब होगा, जब आप आरोप लगाएंगे तो इस तरह से जवाब होगा। आपने बड़ा बेहुदा आरोप लगाया कि पूरा देश वर्ल्ड कप देख रहा था। अरे पूरा देश वर्ल्ड कप देख रहा था उस वक्त, पूरा देश वर्ल्ड कप देख रहा था। ये शर्मनाक है आपका बयान, ये शर्मनाक है प्रेम कुमार आपका बयान, और आपके पास कोई जानकारी नहीं है। आप बेबुनियाद तथ्यहीन आरोप लगा रहे हैं, आप बेबुनियाद तथ्यहीन आरोप। आप पूरी NDRF SDRF तमाम 21 एजेंसियों पर, आप 21 एजेंसियों पर झूठा आरोप लगा रहे हैं, बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं। और अगर नेहा जी आपको इसके अलावा कुछ कह रही है तो उसमें कुछ गलत नहीं है। आप मोदी का विरोध करते करते यही देश का विरोध करना होता है कि आप कह रहे हैं कि 17 से 21 तक कुछ हो नहीं रहा था, वर्ल्ड कप देश देख रहा था। यह झूठा आरोप है, बेबुनियाद है, इसके लिए आपको शर्म आनी चाहिए। इनको फैक्ट तो बता दूं मैं पूरा जरा। अशोक जी इनको मैं बता दूं, इनको ये फैक्ट सुनने को तैयार नहीं है, ये फैक्ट सुनने को तैयार नहीं है, क्योंकि इन्होंने अभी कहा अभी आप कांग्रेस का बचाव कीजिए। आप यहीं पर आप मेरे शो में इसलिए हैं, आप कहिए कि कांग्रेस बिगड़ी हुई पार्टी नहीं है, लेकिन आप अगर ये कहेंगे कि 17 से 21 तक कोई रेस्क्यू ऑपरेशन नहीं हुआ तो मैं कहूंगा आपको शर्म आनी चाहिए। आप झूठ बोल रहे हैं, आपकी जानकारी नहीं है। आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विरोध करने के लिए, बीजेपी का विरोध करने के लिए, सरकार का विरोध करने के लिए झूठे आरोप गढ़ के लाते हैं। 17 से 21 तक देश वर्ल्ड कप देख रहा था, कुछ नहीं हुआ। अशोक जी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी में फर्क हो सकता है, होना भी चाहिए, लेकिन राजनीति में इतनी अवसरवादिता होगी विपक्ष के तरफ से और जो नुमाइंदे हैं प्रेम कुमार जी इनके तरफ से, मुझे लगता है ये तो शर्म से डूबने की बात होगी। क्योंकि पूरा देश देखिए, जिस समय रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था पूरा देश जो है गमगीन था और वो कामना कर रहा था, वो तो कह रहे वर्ल्ड कप देख रहा था, पूरा देश कामना कर रहा था, विनती कर रहा था, मुरादे लिए नमाज पढ़ रहा था, मुसलमान भाई नमाज पढ़ रहे थे।
सारा का सारा देखिए देश पूरा तंत्र लगा हुआ था, एनडीआरएफ, एसटीआरएफ और यहां तक रेस्क्यू ऑपरेशन के जो एक्सपर्ट होते हैं वो भी लगे हुए थे। विदेशों से भी हमें सेवाएं ली जा रही थी, लेकिन विपक्ष का उस समय विपक्ष का हमने जो ट्वीट देखा, कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो ट्वीट देखा वो काफी शर्मनाक है। कांग्रेस पार्टी आज देश की सबसे पुरानी पार्टी, आपने देखा कि किस तरह के फोटो खिंचाने के लिए आप प्रधानमंत्री का ट्वीट कर रहे हैं, भाई कैमरे चले जाने चाहिए, किस तरह का ट्वीट। ये मुझे लगता है इसमें सोचने समझने की जरूरत है। फिर मैं कहना चाहता हूँ 60 लाख कोविड के देखिए रमनीश एक मिनट रुकिए। नया आपसे पहले आप फैक्ट बताएं, मैं दर्शकों को एक फैक्ट बता देता हूं, और वो फैक्ट ये है कि किसी भी जगह, मैं अपने डीडी की दूरदर्शन न्यूज की भी बात बता रहा हूं, प्रेमजी जी ने जो बेबुनियाद आरोप लगाया, बेहुदा आरोप भी मैं कहूंगा इसको, हमारा एक रिपोर्टर, 2 रिपोर्टर वर्ल्ड कप पे लगे थे, लेकिन हमारे 2 रिपोर्टर उत्तराखंड में बैठे थे। 19 दिन से 17 दिन से हमारे रिपोर्टर वहां बैठे थे। और जो मैं कह रहा हूं, डीडी न्यूज का अगर पत्रकार बैठा था तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि हर न्यूज चैनल का, हर अखबार के 2 पत्रकार वहां बैठे थे। तो ये कहना कि पूरा देश वर्ल्ड कप देख रहा था, ये बेहुदा आरोप है, ये बेहूदगी की सीमा लांघना है। नया जी रिस्पॉन्ड कीजिए, 1 मिनट नया जी रिस्पॉन्ड कीजिए। 16 नवंबर को जब दिल्ली से ऑगर मशीन जो आई वो केवल 24 मीटर ड्रिलिंग कर पाई थी। मैं प्रेम कुमार जी थोड़ी सुनने की क्षमता रखिए। जो मजदूर, जो अधिकारी अपनी जान पर खेलकर इस रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे हुए थे, कृपया उनकी बात सुन लीजिए। सुनिए, बेहुदा बोलेंगे। अरे सुनिए ना, मैं बेहुदा नहीं बोल रही, सुनिए। मैं आपको जानकारी तो समझिए, आपको जानकारी दे ज्ञान बढ़ाया जा रहा है। सुनने के लिए तैयार है। जब वो जवाब दे रही हो तो आप सुन रहे हैं उनको। अब अगली डिबेट में काम आ जाएगा आपके। 16 नवंबर को जब ऑगर मशीन दिल्ली से लाई गई, केवल 24 मीटर ड्रिलिंग के बाद उस मशीन में भी खराबी आ गई। फिर इंदौर से एक मशीन लाई गई। 17 नवंबर को पता चलता है कि 17 नवंबर से जो ड्रिलिंग दोबारा शुरू हुई थी, क्रैक्स आने शुरू हो गए थे सुरंग में। इसलिए पीएमओ की अगुवाई में एक टीम कॉन्स्टिट्यूट की गई जिसने 5 अलग अलग अप्रोच से ड्रिलिंग करने का तय किया, और 21 नवंबर को पहला ब्रेक थ्रू हुआ और कैमरा अंदर गया। हमारे श्रमिक भाइयों से पहली बार संपर्क हुआ, उनसे कैमरे के माध्यम से पता चला अंदर कितना एरिया है। पहले दिन 21 तारीख को कैमरा अंदर गया था। अब इन महानुभाव की माने तो कुछ काम ही नहीं हो रहा था, सब हाथ पे हाथ धर के वहां सब वर्ल्ड कप देख रहे थे। तो प्रेम कुमार जी सुनिए, आप राजनीतिक विश्लेषक होंगे, कांग्रेस के प्रवक्ता होंगे, कुछ भी होंगे, लेकिन आज आप यहाँ पर एक फेक न्यूज पेडलर हैं। आप नेशनल टेलीविजन पे झूठ फैला रहे हैं, बात की पुष्टि कर रहे हैं। आप झूठ फैला रहे हैं। केवल पहली बार आप कह रहे हैं कि कुछ नहीं हो रहा था, सब पैर पे पैर रखकर वर्ल्ड कप देख रहे थे। प्रेम जी उस टनल के अंदर एक कम्युनिकेशन का साधन पहुंचाना भी आपके घर में मोबाइल फोन पहुंचाने जैसा नहीं था कि एक गाड़ी उठाई और आपके घर में मोबाइल फोन भेज दीजिए, ऐसा नहीं था। और हर रेस्क्यू ऑपरेशन के कई लेयर्स होते हैं, और उन लेयर्स में प्लानिंग भी एक होती है। ये नहीं था उस वक्त मैच देखा जा रहा था। अगर एक मशीन टूटी, अरे तो आप वहां क्यों नहीं चले गए? आप वहां जाकर कर लेते काम। अगर आपको लग रहा है 17 से आप क्या कर रहे थे? आप मैच देख रहे थे 17 से 21 तक, आप चले जाते उत्तराखंड में, आप रेड माइनर्स बन के खोद लेते। सवाल पूछने कमाल है। लेकिन अभी आपको आपकी जानकारी के उन्होंने बताया ना, आपकी जानकारी के उन्होंने बताया ना कि क्या हो रहा था। उसके बाद भी आप कह रहे हैं। एक छोटा सा मैं ब्रेक लूंगा, ब्रेक के बाद आऊंगा। एक छोटा सा मैं ब्रेक लूंगा, ब्रेक के बाद आऊंगा। फिजिकल प्रेजेंस महत्वपूर्ण। इनका बीपी इतना हाई रहता है क्या हमेशा? साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, पता नहीं जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। सिर्फ 4 दीवारों का मतलब घर नहीं होता। घर तो अपनों से बनता है, अपनों के सपनों से बनता है। आप ही तो हैं जो मकान को घर बनाते हैं। SBI होम लोन्स, मकान को घर बनाने के सफर में हमेशा आपका हमसफर। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। Congrats यार। राज, तू क्या करेगी? I have cleared my exams. मैं म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बनूंगी। म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर, स्कोप क्या है इसमें? MFD में स्कोप अनलिमिटेड है।
शुरुआत के सालों में मैं जितनी मेहनत करूंगी, जितने कस्टमर्स बनाऊंगी, उतना ही फ्यूचर में मेरा भला होगा। आप भी मेरी तरह म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बन सकते हैं। जानिए कैसे mfdkarenshuru.com पर। तो करें शुरू। माँ, ये खीर किसके लिए? आज तेरे दादाजी का जन्मदिन है, उनके लिए। तो मैं दादाजी को क्या दूँ? अपना मोबाइल फोन देना। ये क्या कर रही है? दादाजी के लिए आयुष्मान कार्ड बना रही हूँ। घर बैठे? हाँ। आयुष्मान ऐप पर जाकर अपना या परिवार के सदस्य का नाम लाभार्थी सूची में ढूंढें। आधार, ओटीपी या फेस ऑथ द्वारा ऑथेंटिकेट करें। डिटेल्स भरें। अब मोबाइल से फोटो खींचकर अपलोड करें। दादाजी, ये लीजिए अपना आयुष्मान कार्ड। ये उपहार तो जीवन भर काम आएगा। और एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है। 5 लाख तक के मुफ्त उपचार की गारंटी। स्वास्थ्य का वरदान आयुष्मान। मुथूट फाइनेंस भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212। डिजिटल बैंकिंग का है जमाना, टाइम है बचाना। डिजिटल बैंकिंग है आसान, करो चाहे कोई भुगतान, एनी टाइम एनीवेयर, सेफ है, फास्ट है, हर पेमेंट उंगलियों पे सेट है। लेन देन के हैं ऑप्शंस कई, IMPS, NEFT, UPI भी। 24 घंटे करते ये काम, पेमेंट आसान और रहे आराम। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। अब क्या देख रहे हो पापा? तुम कहते हो ना कि स्टॉक मार्केट में बहुत सोच समझकर इन्वेस्ट करना चाहिए, बस थोड़ा सा ज्ञान ले रहा हूँ। किससे? हर एक स्टॉक्स एक्सपर्ट है, मस्त एजुकेशनल वीडियोस बनाता है और अच्छी इन्वेस्टमेंट की टिप्स भी देता है। पापा, इन वीडियोस पे ना जाएं। अपना रिसर्च खुद करें या सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से संपर्क करें। एजुकेशन के नाम पर कुछ इन्फ्लुएंसर्स अक्सर इन्वेस्टर को मिसगाइड करते हैं, नुकसान आपका होगा। सोच कर, समझ कर, इन्वेस्ट कर। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। दो टूक आप देख रहे हैं और दो टूक में हम बात कर रहे हैं सिलक्यारा जो टनल जो ऑपरेशन रेस्क्यू ऑपरेशन चला उसको लेकर के जिस तरह की राजनीति हो रही है उस पर हम बात कर रहे हैं। और 4 मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। प्रेम कुमार जी ने ब्रेक पे जाने से पहले बोला कि 17 नवंबर से लेकर जो है 21 नवंबर तक पूरा देश वर्ल्ड कप देख रहा था और रेस्क्यू ऑपरेशन का कोई काम नहीं हुआ। मेरे पास एक एक दिन की जो जानकारी है, किस दिन क्या हुआ। और प्रेम कुमार जी, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जब आप वर्ल्ड कप देख रहे थे 18 नवंबर 2023 को, उस समय पीएमओ की 6 सदस्यीय टीम सिलक्यारा टनल पहुंची थी। वहां पर हालात का जायजा ले रही थी। ड्रिलिंग का काम रुका हुआ था। 5 जगह से ड्रिलिंग की योजना उस वक्त बनी और डीआरडीओ की रोबोटिक्स टीम उसी दिन पहुंची। रुकिएगा, जिस दिन आप मैच देख रहे थे, मैं उस दिन की जानकारी दे रहा हूं, जिस दिन आप वर्ल्ड कप देख रहे थे। और मैं बताता हूं, 17 नवंबर जिस दिन आप वर्ल्ड कप देख रहे थे, जिस दिन 17 नवंबर को आप वर्ल्ड कप देख रहे थे, उस दिन इंदौर से नई ऑगर ड्रिलिंग मशीन पहुंच गई थी 17 नवंबर को। ये एक एक दिन की रिपोर्ट है, ये एक एक दिन की रिपोर्ट है। जिस दिन आप मैच देख रहे थे 19 नवंबर को, जिस दिन प्रेम कुमार जी वर्ल्ड कप का मैच देख रहे थे, उस दिन केंद्रीय सड़क और परिवहन राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी सिलक्यारा टनल पहुंचे, मजदूरों के परिजनों से वो बात कर रहे थे और ड्रिलिंग का काम शुरू हो गया था जिस दिन आप वर्ल्ड कप का मैच देख रहे थे। तो ये आपके एक एक झूठ का, इसलिए मैंने आपके आरोप को बेहुदा आरोप कहा था, क्योंकि आपने सरासर झूठ बोला। अब आवाज नीचे कर दीजिए इनकी, अब आप नीचे कर दीजिए। अब अगर आपको माफी मांगने, आपका झूठ बोलने पर, तो आप माफी मांग सकते हैं, क्योंकि आपका झूठ यह पकड़ा गया है। तहसीन पूनावाला, वर्ल्ड कप आप भी देख रहे थे, लेकिन क्या आप भी वर्ल्ड कप में मस्त थे? आपने मैच उस दिन वर्ल्ड कप में देखा, टनल को लेकर आपको भी चिंता नहीं रही होगी? नहीं, मैंने मैच देखा, लेकिन मुझे लगता है कि हमें तथ्यों पर बात करना चाहिए कि ये जो टनल बना था, ये जियोलॉजिकल एक फॉल्टी जगह पर बनी थी। इसकी जो 6 मेंबर कमेटी की रिपोर्ट आएगी वो आपको ये चीज़ बताएगी। दूसरी बात कि ये चीज़ ठीक है, वो आपका बिल्कुल मैं मानता हूँ, ये इसको लेकर के
सीरियस ऑडिट होना चाहिए जी। और पूरा उत्तराखंड जोन 4 जोन 5 में है, ये भी मैं आपको बताना चाहूंगी। तो अगर हम अपने तथाकथित इन एक्सपर्ट्स की सुने जो चाहते हैं कि उत्तराखंड में एक ईंट ना रखी जाए अशोक जी, तो उत्तराखंड में कोई विकास कार्य हो नहीं पाए। हमें इसकी गंभीरता से नहीं दूर जाना है, लेकिन हमें भी सोचना है कि हमें एक बैलेंस भी स्ट्राइक करना है, क्योंकि आज जब उत्तराखंड में ऑल वेदर रोड पर 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से एम्बुलेंस दौड़ती है तो वो उत्तराखंड के लोगों के लिए होता है। एब्सोल्युटली, वो बिल्कुल सही कह रही है निहाल। और कोई ये नहीं कह रहा कि डेवलपमेंट नहीं होना चाहिए, लेकिन डेवलपमेंट का ये मतलब ना हो कि हम एनवायरनमेंट को शॉर्ट चेंज करें। ज्योतिमठ के बारे में मैंने पहले कहा, देवभूमि की ज़मीन है, वहाँ पर जो हो रहा है वो अनप्लान्ड डेवलपमेंट है। यहाँ पर शॉर्ट कटिंग हुई है इस कंपनी द्वारा। अगर एस्केप रूट ही ना हो, इसकी कोई भी वजह हो, तो उसका क्या मतलब होगा? अगर आप एक टनल बना रहे हो एक सेंसिटिव जियोलॉजिकल एरिया में, आपने वो सॉइल की टेस्टिंग नहीं की, जो लैंडस्लाइड हुआ जिसके कारण ये टनल का एंट्रेंस ब्लॉक हुआ, वो सॉइल के अंदर लाइमस्टोन था, आपने उसकी टेस्टिंग ही नहीं की, इसलिए मशीन्स फेल हो गए। तो ये सारी चीज़ों के लिए हमें प्रिपेयर्ड होना चाहिए। अगर आप साइंटिफिकली इस पर काम नहीं करेंगे तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं उत्तराखंड के लोगों का नुकसान होगा, भारत के लोगों का नुकसान होगा। तो इस पर ये जो कमेटी बनी है ये अपनी रिपोर्ट करे। और रिपोर्ट, एक चीज याद रखें, हिमालयन रेंज में, दोबारा से कह रहा हूं, एक यंग रेंज है, अभी भी राइज कर रहा है, उसका कंस्ट्रक्शन वेस्टर्न रेंज, सदर्न रेंज से बहुत अलग है। इस पर हम साइंटिफिकली अगर बात कर सके तो देश का फायदा होगा। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि उत्तराखंड में डेवलपमेंट नहीं होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। ये स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है हमारे, चारधाम प्रोजेक्ट। चाइना हमारे नेबरहुड में है, हमारे नीचे ब्रीदिंग कर रहा है हमारे ऊपर, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है। लेकिन अगर ये सैनिक वहां फंस जाते तो इस पर बातचीत ये लेवल पर होनी चाहिए। ठीक है, बिल्कुल इस लेवल पर बातचीत होनी चाहिए। लेकिन अंत में रमनी जल्दी से 30 सेकंड में बस तमाम विपक्ष कांग्रेस पार्टी मोदी जी के ऊपर आरोप लगाती है, क्रेडिट लेना चाहते हैं। तो क्रेडिट लेने के बाद राहत बचाव के कार्यों की बात करें तो राहत बचाव के कार्यों में एंडरसन का भी, जो कि भोपाल गैस कांड का आरोपी था, 5297 लोगों का जो मौत का आरोपी था, उसको हवाई जहाज मुहैया कराया जाता है, उसके बाद फिर यहाँ से लिफ्ट कराया जाता है, देश से बाहर भी जाता है। वो भी राहत बचाव कार्य का जो है जिम्मा उठाया था कांग्रेस पार्टी ने। फिर आज भारतीयों को देश की वतन वापसी, 60 लाख जो वतन वापसी हुए थे कोविड के दौरान, वो मोदी जी को क्रेडिट जाना ही चाहिए, बिल्कुल जाना चाहिए। आज 41 मजदूर यदि वापस टनल से आए हैं, उसका भी उनको क्रेडिट जाना ही चाहिए। आज उसके बाद अभिनंदन की जब पाकिस्तान से वापसी हुई थी, जब सबको लग रहा था कि पाकिस्तान उसको, अभिनंदन को नहीं छोड़ेगा, उसका भी क्रेडिट मोदी जी को जाना ही चाहिए। आज जितने भी सफल कार्यों में यदि मोदी जी को क्रेडिट मिलता है तो बिल्कुल मिलना चाहिए। अरे इंदिरा गांधी जी की सरकार में जब देश को ये भारत और पाकिस्तान का बंटवारा जब हो गया था तो क्रेडिट लिया था कि नहीं कांग्रेस पार्टी ने? बिल्कुल लिया था। लेकिन आप भोपाल गैस कांड पे चले गए, मुझे इतनी पीछे नहीं जाना। लेकिन हाल ही में जब उत्तराखंड में जो दूसरा हुआ था, प्रेम जी आपकी जानकारी के लिए मेरे पास ये जानकारी भी है कि 17 से 19 तक क्या हुआ, वो भी मैंने आपको तारीख बता दी। और मेरे पास 2 खबरें और भी हैं कि जिस वक्त उत्तराखंड में इसके पहले जब बारिश हुई थी, जब बाढ़ आई थी, तो उस वक्त 8 दिन तक जो राहत सामग्री से भरे ट्रक हैं वो इंतजार कर रहे थे कि कब राहुल जी आएंगे, हरी झंडी दिखाएंगे, रवाना होंगे। 8 दिन बाद राहुल गांधी आए, उसके बाद जो है रवाना किए गए। और उसके बाद जब रवाना किए गए तो वो बीच रास्ते में रुक गए क्योंकि उनका डीजल खत्म हो गया, उसमें पूरा डीजल भी नहीं था। तो एक वो दौर था देश में, एक ये दौर है जब 17 दिन बाद हमने सफलता हासिल की है, वर्ल्ड कप के बावजूद हासिल की है। वर्ल्ड कप में काम रुका नहीं था, ये जरूर है, इसमें चैलेंजेस आए थे, उन चैलेंजेस को लेकर जो है उस चैलेंजेस से भी पार पाने का काम किया गया। नेहा जी 30 सेकंड। अशोक जी बस मैं ये कहना चाहूंगी कि गब्बर सिंह नेगी एक हमारे श्रमिक साथी थे। कल उन्होंने जब प्रधानमंत्री जी से बात कही तो उन्होंने एक बात कही जो मैं दोहराना चाहूंगी पूरे देशवासियों के सामने जो आज 2 टूक देख रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमें पूरा विश्वास था कि जब विदेशों से जब हमारे भारतीयों पर कोई ऐसी विपदा आती है तो आप उनको वापस ले आते हैं, तो हम तो अपने घर पे ही थे, हमें विश्वास था कि आप हमें बाहर निकाल पाएंगे। तो ये जो फेथ है ना अशोक जी, ये फेथ जो है ये मोदी जी इंस्पायर करते हैं। वो नहीं कह रहे हैं कि मुझे क्रेडिट दो, कोई नहीं कह रहा है कि उनको क्रेडिट दो, लेकिन जो मेहनत है हमारी सारी एजेंसीज की, जिसके मुखिया आप माने या ना माने
मोदी जी हैं और आगे भी रहने वाले हैं, कम से कम उनको डिस्क्रेडिट ठीक है। मेरा मानना है कि क्रेडिट भी मिलना चाहिए, सवाल उठने चाहिए, सवाल का जवाब भी मिलना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं, और सवाल सबको उठाने चाहिए। तहसीन जी ने भी जो सवाल उठाए इंपॉर्टेंट सवाल हैं, ये पूरा दुर्घटना क्यों हुई उसके ऊपर जरूर होना चाहिए। लेकिन प्रेम जी, आप मेरे मित्र हैं, आप वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक हैं, लेकिन आपने जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया उससे बचा जाना चाहिए। मुझे लगता है पॉलिटिकल डिबेट्स में भी कि ये कहना कि देश वर्ल्ड कप देख रहा था, मुझे लगता है इस तरह की चीजें जो है नहीं कहनी चाहिए। पूरा देश प्रे कर रहा था और पूरा देश जो है ना वो उसको उसकी भावनाओं की कदर करनी चाहिए। कृपया, मुझे लगता है कि इस तरह की जानकारी जब पूरे साथ तथ्य हो तभी रखनी चाहिए, बिना जानकारी के इस तरह के तथ्य नहीं रखने चाहिए। समय आज इतना ही है। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे सभी मेहमानों का। आज दो टूक में इतना ही। नमस्कार। दो टूक के प्रायोजक थे वंडर सीमेंट इस्तेमाल कीजिए, फर्क नजर आएगा।